जी। उसके पहले 2 पार्लियामेंट के चुनाव हार चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में भी एक चुनाव हारे हैं जी। और कई प्रदेशों में हार हुई है उनकी। हुँ। और जहाँ जीते भी हैं वहाँ पे भी एक तरह की हार हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी सरकारें बदल गई है, जैसे मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है या। तो इन सारी परिस्थितियों में राहुल गांधी के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था कि वो जनता से जाके संवाद करे, जनता से जुड़े और कांग्रेस को रिवाइव करे। कांग्रेस को रिवाइव नहीं करने पे, अगर वो नहीं करते तो कांग्रेस रिवाइव नहीं होती और फिर उसका परिणाम जो है बहुत और ज़्यादा घातक होते और कम होता। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं पब्लिक के साथ संवाद करूं और पब्लिक में जाऊं। तो यही मुझे तो मोटा मोटा कारण यही लगता है कि कांग्रेस को रिवाइवल के लिए, कांग्रेस की जनता के अंदर जो कनेक्ट खत्म हो गया था जनता का, उस जनता के साथ वार्ता करके, उनकी समस्याओं को जान करके लोगों के बीच में अपने आप को उपस्थित करना है। जी। तो राहुल गांधी का सर ये कहना है कि भाई हमने ये जो यात्रा निकाली है, देश में 2 बड़े मुद्दों को लेकर निकाली है। पहला है महंगाई, बेरोजगारी और तीसरी बात उन्होंने और जोड़ी है नफ़रत। पर सेठ साहब क्या सोचते हैं कि जो उन्होंने आर्गुमेंट रखे हैं, जो तर्क उन्होंने देकर ये यात्रा निकाली है, उस पर आपका क्या मानना है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सरकार जो है नफ़रत की खेती कर रही है, नफ़रत की राजनीति कर रही है, हर तरफ लड़ाने की और वो कोशिश कर रही है। तो इसलिए नफ़रत की बात जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है कि भाई नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए वो कहते भी हैं कि मैंने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है। लेकिन वो मोहब्बत की दुकान कितनी फलेगी फूलेगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका व्यवहार आगे जाकर के कैसा रहता है। और सारे कांग्रेसियों का, खासतौर से जो खाए अगाए बैठे हैं, उन लोगों का जनता के साथ कैसा व्यवहार रहता है। जैसा अभी अशोक यहाँ राजस्थान में जब यात्रा आई तो अशोक गहलोत ने काफ़ी भीड़ तो इकट्ठा की, लेकिन जो महानरेगा में जिन लोगों को ज़बरदस्ती लगाया गया उनको पेमेंट पूरी नहीं की, ऐसे आरोप लगे हैं। तो अगर इस तरह के आरोप लगते रहे और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मतलब आप एक बड़े वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं अभय दुबे को सुन रहा था, अभय दुबे ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा की है उससे एक जो उनका छिटका हुआ वोट बैंक था वो उनके साथ जुड़ गया है और 2024 तक वो उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से रहेगा। और वो था माइनॉरिटी सेल, मतलब अल्पसंख्यक, जो खासतौर से मुसलमान लोग। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन केवल उनसे काम चलने वाला नहीं है। आपको दूसरे लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को और ओबीसी को, इन सब को जो आपके हाथ से छिटक करके बीजेपी के साथ चले गए हैं और बीजेपी की जो स्कीम्स, मतलब जिस तरह से वो अपने साथ जोड़ रहे हैं उनको, उसकी काट नहीं निकालेंगे तब तक कोई बहुत ज़्यादा फायदा इस। मतलब आपका जो प्रश्न है, आपका जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यप्रणाली को लेकर है कि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो जनता के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है धरातल में। तो उनकी सोच कहीं न कहीं, ये जो गैप देखते हैं आप, इनके ऊपर आपका सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने वादे किए चुनाव के अंदर, जैसे राजस्थान सरकार ने जो वादे किए कि किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, 100% सबके माफ़ कर देंगे, वो नहीं हुए अभी तक, के कारण कोई भी रहे हों। तो इससे जो विश्वसनीयता है वो कम होती है। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार पनप रहा है, बढ़ रहा है। तो वो जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ना, आप अपनी विश्वसनीयता नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इन फोरी चीज़ों का, ठीक है ये बहुत बड़ा वो काम है आपका, भारत जोड़ो यात्रा का जो 300-350 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर चलना और 25 किलोमीटर रोज चलना अपने आप में एक अद्भुत काम है। हर एक आदमी नहीं चल सकता ये। और ख़ास तौर से जो मुंह में स्वर्ण चम्मच, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। उसमें राहुल गांधी अगर ये चल रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात है। और इसलिए इससे उनकी इमेज तो बदली है, उनकी इमेज बदली है, उनकी इमेज कांग्रेस में भी बदली है। कांग्रेस के अंदर जो उनको
एक तरह का नकारा जा रहा था, वो भी बदलाव आया है उसमें भी। तो कांग्रेस के तो वो सर्वमान्य नेता हो गए अब, लेकिन पब्लिक में उनका वो सर्वमान्य नेता का गुण तभी पता लगेगा जब उनको कितना वोट मिलता है और कितनी सरकारें उनके इस एक्शन से बनती है। लेकिन जैसे कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कहीं न कहीं बीजेपी सरकार जो केंद्र में है उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर असर तो पड़ा है कि अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने कुछ अभी भर्तियां उनकी यात्रा के बाद निकाली है, क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दों को बार बार पब्लिक के बीच में जाके इन्होंने एक तरह से बात रखी है। तो जनता में एक तरह से जो जुड़ाव देखने को मिला है, उससे आपको लगता है कि बीजेपी और थोड़ा और तरीके से काम करेगी इस पर? बिल्कुल, ये तो बीजेपी तो 7x24 आवर्स जो है चुनाव की पार्टी है। उसके एक चुनाव खत्म नहीं होता, उसके पहले दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वो तो हर तरह की कोशिश करेगी कि वो अपने यहाँ से लोग नहीं छिटके, झूठ बोलेगी, बेईमानी करेगी, कुछ भी, मतलब झूठे वादे जितने किए हैं कांग्रेस ने या ये बीजेपी ने, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जितने झूठे वादे किए हैं, शायद मतलब हिंदुस्तान के 75 साल के डेमोक्रेटिक इतिहास में तो किसी ने नहीं किए। तो बीजेपी तो अपना काम कर ही रही है। बीजेपी 24 घंटे काम करती है, हर सेल उनका तैयार है, हर तरह के कितने 100 से ज़्यादा तो सेल बना रखे होंगे जो उनके काम करते हैं। वार्ड में इवन पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बना दिए, पन्ना के हाफ। अब वो पन्ना, एक पन्ना में कितने 30-35 नाम होते हैं शायद, उन 30-35 की एक एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, कार्य समिति बना रहे हैं, 3-4 जनों की वो बनाएंगे। तो एक आदमी पर डिपेंड नहीं, 3-4 जने हो जाएंगे। तो उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हार रहे। अभी हिमाचल में हारे हैं। इतना ग्लैमरस चेहरा है नरेंद्र मोदी का कि भी नरेंद्र मोदी के हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो भी हार रहे हैं। कर्नाटक में भी हारे ही थे, राजस्थान में हारे हैं, छत्तीसगढ़ में हारे हैं, बंगाल में हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चेहरे से या उनकी इतनी बड़ी कार्यप्रणाली के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो सब जगह जीत ही जाएं, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी को दूसरे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के अलावा भी जो लोग हैं, एनजीओज वगैरह हैं या और कोई, आज जैसे मैंने देखा कि जनरल्स जो है सेवा, वो भी उसमें, हाँ, सेना के जनरल्स, सैनिक भी जुड़े हैं उसमें। तो इस तरह के लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। सर, इनका फॉलोअप क्या होगा, इनका फॉलोअप क्या होगा और पीछे क्या कार्रवाई चल रही है इसके यात्रा के पीछे, वो बहुत बड़ी, क्योंकि अगर वो संगठन तैयार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। संगठन तैयार करना और उनको टास्क देना, ये बहुत जरूरी काम है इसके अंदर। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये यात्रा निकाली गई है एक तरह से, लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल विपक्ष में है वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो, ये तो पॉलिटिकल बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई सेवा करने या कोई धर्म करने या राम राम जपने तो निकली नहीं है ना, वो अपना एरा बढ़ाने निकली है। तो वो जो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो अपना ओरा को जो है सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये अपेक्षा करना कि इनकी इस यात्रा में सब लोग जुड़ जाएंगे या विपक्ष भी इनके साथ हो जाएगा, वो नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना काम करेंगे, ये अपनी पार्टी का। हाँ, अगर ये यात्रा उन सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों से मिल करके बात करके और फिर निकाली होती तो हो सकता है कि वो सारे साथ होते। अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अब आप उनको चिट्ठी लिख रहे हो कि आप आ जाओ, क्यों आएंगे भाई? उनको अपनी पार्टी चलानी है। अगर आप जैसे यूपी में अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव अगर इस पार्टी से जुड़ जाए कि भाई इस यात्रा से जुड़ जाए, तो उसी का नुकसान होगा ना उसमें, तो वो अपना नुकसान क्यों करेगा? इसलिए जब तक ये बात विपक्ष एकजुट होकर के एक मीटिंग करके तय नहीं करता है कि हम ये प्रोग्राम करेंगे और साझा में करेंगे और सबकी बराबर अपने हिसाब से भागीदारी होगी,
तब तक विपक्ष से अपेक्षा करना कि वो इससे जुड़ जाएंगे तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। ऐसे एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपको लगता है, जैसे मैं एक प्रश्न ये केंद्र सरकार मतलब बीजेपी को लेकर मैं करना चाहता हूँ, किन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि अभी तक बीजेपी सरकार है या जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो अभी तक विफल रही है? इसमें आपका क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। आप कोई ऐसा मुद्दा बता सकते हैं जिसमें सफल रही है? लोग तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं। कहाँ है? अगर यूपी में चुनाव के अंदर एक भी अल्पसंख्यक मुसलमान को वोट टिकट नहीं दिया तो उसका विकास कैसे हुआ? इसका मतलब तो साफ ही है ना कि वो उनके विकास के अवरुद्ध है, उनका विकास अवरुद्ध है, उनको नहीं लाना चाहते सामने। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, जैसे बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने, अभी तक तो अब कह रहे हैं 10 लाख देंगे, इस साल में 10 लाख देंगे, 24 तक 10 लाख देंगे। तो 10 लाख का क्या मतलब है? अभी 10 लाख नौकरियां तो अभी खाली पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आज की डेट में चाहे तो फिलअप कर सकते हैं। अगर कई मतलब नरेंद्र मोदी का ही सवाल नहीं है, इसमें बीजेपी सरकारें या कांग्रेस की सरकारें भी इवन जहां है वहां पे कई पद खाली पड़े हैं। और राजस्थान में लाखों पद खाली पड़े हैं, टीचर के खाली है, 1 लाख पद तो टीचर्स के खाली पड़े हैं। और वो पुरानी नफरी के हिसाब से है, जो आज की नफरी मतलब आज जो नए स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं और उसमें जो बच्चों का जुड़ाव हो रहा है उसमें तो और ज्यादा टीचर चाहिए। बिना टीचर के कोई स्कूल कैसे हो सकता है? मतलब नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था किसानों से कि भाई 2022 में किसानों की आय दुगुनी, आपको क्या लगता है वो पूरी हो गई? क्योंकि अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है। ऐसे तो कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। आप 2022 की बात कर रहे हैं, इन्होंने जब ये यूपी के चुनाव हुए तो उसके पहले जो किसान आंदोलन था उसको खत्म किया और उन्होंने कहा एमएसपी पे वो बनाएंगे हम, और एमएसपी के लिए जो है करें। कहाँ है एमएसपी? कोई बात ही नहीं कर रहा है, 1 साल ऊपर हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी वादे को पूरा नहीं करना चाहती और वो उसका जो उनकी जो वेलफेयर स्कीम है उनके थ्रू वोट लेना चाहती है। और कम से कम 25% लोग ऐसे हैं जो लाभार्थी की श्रेणी में हैं आज की डेट। उन लाभार्थियों के भरोसे है कि नरेंद्र मोदी सरकार के हमको इससे वोट मिल जाएगा। अब वो कहते हैं 9 करोड़ तो खाली सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन सिलेंडर की आज जो कीमत है 1100 रुपये है ना, तो कौन खरीद रहा है? अब वो सिलेंडर तो खाली पानी की मटकी रखने के काम आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो नरेंद्र मोदी ने कोई कहीं पे भी सफल नहीं हुए, न उनकी विदेश नीति सफल है, न गृह नीति सफल है। सिर्फ वो धर्म की आड़ में और मंदिरों का जैसे जीर्णोद्धार और मंदिरों के नाम पे जो है अपने आप को बनाए हुए हैं और उसी से उनका वोट का और नफरत की राजनीति। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा तो अभी लगभग अब खत्म होने वाली है और उसके आगे क्या कांग्रेस का रुख हो सकता है? आपका दृष्टिकोण क्या कहता है इसके ऊपर, एक तो जानना चाहता हूँ। और आपको क्या लगता है कि इन्हें और क्या कुछ करना चाहिए? जिस तरह से कांग्रेस की हालत, और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखो ऐसा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज तो नहीं कह सकते, इसलिए कि आज भी अगर अपोजिशन में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट सीटें हैं तो उनके पास है ना, सबसे ज़्यादा एमएलए है तो उनके पास है, सबसे ज़्यादा पकड़ है, उनकी पहुंच है। बाकी तो रीजनल है, एक स्टेट में है पार्टियां। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी पकड़ सारे देश में है और हर गांव में उनका एक कार्यकर्ता बैठा है, चाहे सुस्ती हो, चाहे काम नहीं कर रहा हो, लेकिन उनका कार्यकर्ता है। नाम को तो है कि ये कांग्रेस ही है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि डूबता हुआ जहाज है। दूसरी बात ये है कि जो इशू इन्होंने उठाए हैं, ये यात्रा तो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अभी इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाएगी। और हमने सुना है ऐसा कि ये एक यात्रा और महाराष्ट्र से, बम्बई से शायद, या और पुणे वुने से, कहीं से भी, वहाँ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक निकालने की योजना है। अब अगर ये निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका और ज़्यादा विकास होगा। आपने कहा फॉलोअप को लेकर क्या कुछ हो रहा है, उस पर तो कुछ बात ही नहीं हो रही। हाँ, फॉलोअप क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो इशू ये उठा रहे हैं, उन इश्यूज पे क्या काम हो रहा है पीछे, उनके ऊपर धरने प्रदर्शन होने चाहिए,
उनके ऊपर वार्ताएं होनी चाहिए, संवाद होने चाहिए, लोगों तक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए आदमी। ये तो ठीक है, एक यात्रा आपने निकाली, एक रास्ते से निकल गए। अब जैसे आपने कहा मैं तमिलनाडु से निकले, तो तमिलनाडु का एक छोटा सा पार्ट आपने कवर किया, बाकी तमिलनाडु थोड़ी आपसे कवर हो गया, राज्य पूरा नहीं कवर हुआ। तो राज्य में तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वही उन इश्यूज को उठाएंगे, तभी बात बनेगी ना। इसी तरह से केरल में आपने ठीक है 20 दिन घूमे आप, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया कवर किया, महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक में भी आपने, लेकिन यूपी में 3 दिन ही रहे। तो तो यूपी का जो पूरा एरिया है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, और मतलब संख्या के हिसाब से, और 80 सीटें हैं वहाँ पे, तो उन 80 सीटों को जब तक आप प्रभावित नहीं करेंगे अपने काम से, अपने आंदोलनों से, जन आंदोलनों से, संघर्ष से, तब तक आपको ये सफलता मिलने वाली नहीं है। आपने निकाल ली यात्रा, ठीक है, तो यात्रा तो अपनी जगह है। सेठ साहब ने बहुत अच्छे से मतलब इस संवाद को आगे बढ़ाया है, और हमने जो जो सवाल पूछे हैं सेठ साहब से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपने अपनी बात को रखा है। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो भी अपनी राय रखें, क्योंकि सेठ साहब अक्सर अपनी बातचीत में कहते हैं कि भाई जो देखने वाला है, जो एक दर्शक है, जो नागरिक के रूप में आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उस रूप में आपको भी अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, और अपनी जो एक राजनीतिक सोच है, हेट स्पीचेज है उससे सावधान रहना चाहिए। और जो मोहब्बत की बात हो रही है, नफरत भारत छोड़ो, ये हमने तो नारा ही लगा रखा है, और हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह कि संविधान जो है हमारा, उस संविधान की पालना हो, किसी भी तरह से उस संविधान के इतर न जाएं, संविधान में रह करके, संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सारी चीज़ें हैं, बंधुत्व, तो वही हम चाहते हैं कि इस देश में फैले। आपको लगता है कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो देश में मतलब अलगाववाद की स्थिति बन गई? हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, कोशिश हो रही है कि इस संविधान को बदल दिया जाए, जलाया भी जा रहा है, फाड़ा भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अब जिनके पास सेना है, पुलिस है, और सारी चीज़ें उन्हीं के पास है, वही कर रहे हैं, तो कौन रोकेगा? जनता को रोकेगी? हाँ, जनता ही रोकेगी, बस जनता से ही उम्मीद है कि जनता इस को रोके।